हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने ओसवाल का सैंपल पेपर किया था, जिसमें मैंने आपको पार्ट ए पूरा कंप्लीट करा दिया था, है ना। आज इसी वीडियो में हम पार्ट बी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सैंपल पेपर फर्स्ट कंप्लीट भी हो जाएगा और हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं और वाले भी। इससे बहुत प्रैक्टिस होगी और बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैं एक और सैंपल पेपर भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट पार्ट बी। पहले एमसीक्यूज हैं, फटाफट इनके जवाब। फर्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन एन एनालिस्ट लिखा है वो ना, व्हेन एन एनालिसिस is the financial statement of an enterprise over a number of years, the analysis is called horizontal। ठीक है, जो एनालिटिकल अपन बनाते हैं वो हॉरिजेंटल बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हॉरिजेंटल। ठीक है, फिर इसके जस्ट नीचे एक और दिया है, फिलिंग द ब्लैंक विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। करंट रेशियो पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन लिक्विड रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा कब होगा, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, लॉस भी नहीं आएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस मतलब जितने का माल हमने बेचा तो वो स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे और कैश में प्लस हो जाएंगे, तो करंट रेशियो पे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लिक्विड रेशियो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड रेशियो में, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और याद करो, लिक्विड एसेट्स में स्टॉक नहीं आता है ना, तो यहाँ पे लिक्विड रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो नहीं आएगा लेकिन कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कुछ नहीं होगा लेकिन कैश बढ़ जाएगा, तो लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएंगी, तो लिक्विड रेशियो बढ़ेगा। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, इसका आंसर ए। थोड़ा सा दिमाग लगाकर करना है, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। माल कम होगा, कैश बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन माल कम हुआ, कैश बढ़ा, तो करंट रेशियो पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लिक्विड एसेट्स में स्टॉक कम हुआ, पर लिक्विड एसेट्स में तो स्टॉक आता ही नहीं है, तो यहां सिर्फ कैश बढ़ेगा, है ना, तो यहां लिक्विड रेशियो इंक्रीज होगा। ऐसा कब होगा, जब हम स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पर बेचेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एज ऑन 31st February 2000, जनवरी फेब्रवरी, ठीक है, दो दे रखा है, फरवरी 31 की होती ही नहीं है, मार्च होगा वो गलती से। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2024 the following information of बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अवेलेबल। नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 40%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 50%। दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, इधर COGS ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 1st April 2024 it was came to notice that the accountant had omitted recording the interest received on investment। interest received on investment 2 लाख रुपीस लिखना हम भूल गए हैं। the required rectification was done। अब हमने इस गलती को सुधार लिया। what will be the effect of the same of net profit? net profit increase हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग नहीं, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग कौन सी होती है, जो हम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजनेस के काम करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, डे टू डे ऑपरेशन वाले खर्चे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट में तो सारी आती हैं, तो एक इनकम यदि प्लस होगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखो ढूंढो। इसका आंसर होगा सी, नेट प्रॉफिट रेशियो विल इंक्रीज एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल हैव नो चेंज। ये ध्यान रखना है कि कौन सी इनकम किस में प्लस होगी और किस में प्लस नहीं होगी।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट में प्लस होगी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में प्लस नहीं होगी। नेक्स्ट, वाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, तो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप क्या प्लस करते हो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये दो प्लस करते हो, और लेस क्या करते हो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ऐसा भी आ सकता है। तो इन्होंने अभी हमसे पूछा है प्लस क्या करते हैं, तो ये दो चीजें प्लस करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ढूंढो फर्स्ट, और एक और है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि फोर्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स करंट, तो फर्स्ट और फोर्थ, तो इसका आंसर होगा डी। सीधी सी बात है, हम कहते हैं एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए बेसिक आना चाहिए, हमें क्वेश्चंस यदि आते हैं तो हम आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये सिंपल था। दूसरा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को हम कैश इक्विवेलेंट से एक्सक्लूड करते हैं, अनलेस दे आर इन सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट, भाई सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, जिन्हें बहुत जल्दी, जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है कैश में, जिन्हें जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हाई लिक्विडिटी नहीं होती है, तो फर्स्ट ये वाला गलत है। सेकेंड, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी विच कैन बी रेडी कन्वर्टेड इनटू कैश, सही है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, interest received and dividend received are classified as operating activity, while dividend paid and interest paid are financing activity, ये भी सही है। dividend tax paid on dividend should be classified as financing activity, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट, श्री लिमिटेड was carrying on a business of packaging in Delhi and earned good profit in the past year, okay, the company wanted to expand its business, okay, and required additional fund. To meet its requirement, the company issued equity shares, 30 lakh के कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, परचेज कंप्यूटराइज्ड मशीन 20 lakh, during the current year net profit of the company 15 lakh, cash flow from operating, investing and financing activity, बिल्कुल 15 लाख रुपए नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग में जाएगा, 20 लाख का हमने मशीन खरीदी कंप्यूटर इन्वेस्टिंग में जाएगा, और 30 लाख के हमने शेयर इशू करे तो फाइनेंसिंग में जाएगा। करेक्ट सेंटेंस है। सेकेंड, पेटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 350, पेटेंट भी इंक्रीज हो गए 3 लाख से 350 के, तो 50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये होगा आपके एमसीक्यूज। अब आते हैं हम 31 नंबर के क्वेश्चंस पे। इसमें सब हेड, फाइंड द हेड एंड सब हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3rd पार्ट 1st ऑफ कंपनी एक्ट, फर्नीचर फिक्सचर, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, अक्रूड इनकम, लोन रीपेबल ऑन डिमांड टू बैंक, employees earn leave payable on retirement, employees earn leave in cash able। ठीक है भाई, तो ये मैं आपको करके बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 31, ठीक है, यहां आप अपना नाम, आइटम्स जो दे रखे हैं पर्टिकुलर वो लिखेंगे। यहां मैं हेडिंग डाल देती हूं, मेन हेडिंग, और यहां पे सब हेडिंग। अच्छा, इसका मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी लिख रखी है। सिर्फ आप उस चार्ट को यदि याद कर लोगे तो आपके सारे
इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपको 3 से 4 मार्क्स का। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर्स क्या होंगे बोलो? फर्नीचर एंड फिक्सचर नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स है, ये लिख दिया नॉन करंट एसेट्स। सब हेडिंग में अपन लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिर्फ याद करना है कि कौन सी चीज कहां आती है। नेक्स्ट, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यही है ना सेकेंड का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपने एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर को दिया है बिल्डिंग के लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये भी आपकी क्या होगी? असेट्स, नॉन करंट एसेट्स ही होगी। और ये किस में आएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। यदि आप एडवांस पेमेंट कर देते हो तो आपकी असेट्स इंक्रीज होती है, और बिल्डिंग के लिए दी है तो नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम, ये तो आपको पता है, जो इनकम अर्न कर ली बट अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है। विच इनकम इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने काम कर लिया बट अभी तक पैसे नहीं मिले, करंट एसेट से। और सब हेडिंग में डालना अदर करंट एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, लोन रीपेबल, लोन रीपेबल ऑन डिमांड टू बैंक। बैंक जब डिमांड करे तो हमें लोन का पेमेंट करना है, मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, तो ये करंट लायबिलिटी हो गई। कौन सी हो गई भाई? ये करंट लायबिलिटी। जल्दी पेमेंट करना है, टाइम नहीं, जल्दी पेमेंट करना है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। और इसको हम डालेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें डालेंगे बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट, employees earned leaves payable on retirement, मतलब देखिए जो एम्प्लॉइज होते हैं वो छुट्टी लीव्स पेबल ऑन, जब उन छुट्टी पे का पैसा रिटायरमेंट के वक्त लौटाएंगे तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त लौटाएंगे यानी कि लंबा समय का पैसा, यानी कि ये कौन सी होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। जल्दी पैसा रिटर्न करना है करंट, लंबे समय के बाद रिटर्न करना है नॉन करंट। और इसमें हम डाल देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि इसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एंड लास्ट, एम्प्लॉइज अर्न लीव्स इन कैशेबल, एम्प्लॉइज की जो छुट्टी है उसके लिए हमें उन्हें पैसा देना है, छुट्टी पे का पैसा है ना, पूरा महीना है छुट्टी नहीं मारी तो पैसा मिल रहा है उनको छुट्टियों का, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। रिटायरमेंट के वक्त हो रहा है तो नॉन करंट, और सिर्फ केवल एम्प्लॉइज अर्न लीव्स छुट्टियों का पैसा, तो ये करंट लायबिलिटी डालना और इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डालना। ध्यान रखना, रिटायरमेंट के वक्त पैसा तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिर्फ केवल छुट्टी का पैसा दे रहे हैं हम उसी वक्त तो फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, है ना। ठीक, तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन? 31। अब आता है हमारे पास 32, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन मार्क दिए हैं। यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L और मिसिंग वाला तो बहुत अच्छे से करना है। पहले अपन इसको रब कर लेते हैं, लाइंस खींच लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, आप लोग भी लाइन खींचो फटाफट, मेरे साथ ही करना ये क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन बिल्कुल इसका आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जो घबरा रहे हैं कि यार क्या करेंगे, तो बेटा आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L कर लो, ये 4 मार्क्स का आएगा। अभी ये मेन हेडिंग सब हेडिंग के लिए सिर्फ एक चार्ट याद करना है, ये कर लो, है ना। ये दोनों चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें ज्यादा है भी नहीं
और इजीली मार्क्स आएंगे, और क्वेश्चन तो आने ही वाला है। देखो कितना इजी है, पहले हम पूरा बना लेते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन 32, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितने कॉलम बनाने हैं हमको? 4। लास्ट ईयर, फिर करंट ईयर, फिर चेंजेस, और फिर परसेंटेज। यही बनता है। सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होता है सेल्स, अगर अदर इनकम होती है तो प्लस और एक्सपेंसेस होते हैं तो माइनस। तो यहां पे सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां है 16, यहां है 20, आगे के आंसर नहीं दे रखे। लेस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहां 8 लाख, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां भी क्वेश्चन मार्क है, और यहां 25% दिया है। फिर लेस अदर एक्सपेंसेस 2 लाख, फिर ये क्वेश्चन मार्क, और यहां दे रखा है 1 लाख, यानी कि ब्रैकेट में, यानी कि माइनस हो रहा है 2 लाख से कम। अभी सब बाद में लिखेंगे, पहले सिर्फ जो वैल्यू दे रखी है ना, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। फिर इतना करने के बाद ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मेट भी याद रखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, सेल्स में अदर इनकम होती है तो प्लस और एक्सपेंसेस होते हैं तो माइनस, ठीक है। तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 8 और 2 10, इसमें से माइनस हो जाएंगे। 6 लाख दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ फिर दे रखा है 50%। फिर टैक्स 30%, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो 6 लाख में से 30% जाएंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 4,20,000 ये दे रखा है बेटा। फिर ये पूरे क्वेश्चन मार्क, फिर इधर दे रखा है 90,000, ये 2,10,000, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये मैंने आपका क्वेश्चन बता लिया पहले। अब करें स्टार्ट। चलो सबसे पहले देखो, ये 16 है और ये 20 है ना। तो ये क्या हो रहा है? 16 से 20 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 4 लाख। 16 से 20 हुआ है, 4 लाख से इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 4 लाख अपॉन 16 लाख इंटू 100, ये भी कितना आया? 25%। ठीक है। अब देखो, ये ब्रैकेट में दिया है, ये ब्रैकेट में नहीं दिया है, सही है। तो 25%। अब 8 लाख से 25% इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस में ही है। 8 लाख था, 25% बढ़ा है, यानी कि इसका 25% निकालू मैं 8 लाख का। 8 लाख का 25%, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 2 लाख रुपए।
8 लाख से 25% का इंक्रीमेंट है, यानी कि 8 लाख का 25% यानी कि कितना हुआ बेटा 2 लाख रुपए। तो यहां 2 लाख से बढ़ गया मतलब 10 लाख और यहां आ गए आपके 2 लाख। चेक करके देखो, इन्होंने दे रखा है 25%, यदि ब्रैकेट दिया होता तो माइनस डिक्रीज होता, लेकिन प्लस का दे रखा है 25% चेंजेस हुआ है, तो 8 लाख से इसमें 25% चेंज हुआ है मतलब 25% इंक्रीमेंट हुआ है। हम हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, चेंजेस अपॉन लास्ट ईयर लिखते हैं इनटू 100, है ना। तो ये लास्ट ईयर का हमें दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यदि प्लस का दे रखा है तो इसका 25% निकाल के प्लस कर दिया और ये डिफरेंस आ गया। अब देखो 2 लाख 1 लाख रुपए चेंजेस, मतलब यहां वैल्यू 1 लाख से कम हो रही है, इधर 2 लाख है, इधर 1 लाख डिक्रीज मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो यहां कितना लिखूं 1 लाख। 2 लाख से 1 लाख डिक्रीज हो रहा है, ये 1 लाख। फिर इसका परसेंटेज निकाल दूं तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 50%। ये ब्रैकेट में लिखना, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। चलो अब 8 और 2 10 गए 16, यहां पे कितने हैं भाई 10 लाख और 1 11 लाख, 20 में से 11 गए 9 लाख, ये आ गया। फिर 6 से कितने हो रहे हैं 9, यानी कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है 3 लाख से, ये 50% हो गया। अब 6 लाख का 30%, तो 6 लाख का 30% 6 3 जा 18, 1,80,000 टैक्स के चले गए, 4,20,000 आ गया। फिर इधर 9 लाख आ गया, 9 लाख का भी 30% निकाल दूं, 9 3 जा 27, 2,70,000, 9 लाख में से 2,70,000 गए तो 6,30,000, ये भी आ गया। ये हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस यहां पे ध्यान रखना था बस एक बार, बाकी पूरा हो गया। अब परसेंटेज निकालने, 90,000 डिवाइडेड बाय 180, 50% ही आएगा। ठीक है, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और लास्ट वाले का 2,10,000 से 4,20, ये भी 50%। यहां पे कुछ भी प्लस प्लस मत करना, सबके डिफरेंस कैसे निकलेंगे, ये ऊपर ये नीचे इंटू 100, ये ऊपर ये नीचे इंटू 100। देखो 90,000 180 मतलब 85 है, 3 लाख 6 लाख 85 है, 2 10 4 20 50 है। ठीक है, ये परसेंटेज निकाल दिए। ब्रैकेट में कब लिखना है, जब डिक्रीज हो। ब्रैकेट में कब लिखना है, सिर्फ केवल डिक्रीज कहां हुआ है यहाँ पे, बाकी हर जगह इंक्रीज हो रहा है। देखो 16 से कितना हुआ 20, 4 लाख से इंक्रीज, 8 से कितना हुआ 10, 2 लाख से इंक्रीज, 2 लाख से कितना हुआ 1 लाख, तो 1 लाख से डिक्रीज। फिर 6 लाख से 9 लाख हुआ, 3 लाख से इंक्रीज, 180 से टैक्स 270 हुआ, 90,000 से इंक्रीज, 420 से 36 हुआ प्रॉफिट। ये आपका मिसिंग नंबर वाला कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया। अब हम सीखेंगे रेशियो के 2 क्वेश्चन और फिर कैश फ्लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अब रेशियो। रेशियो में आपको 2 मिलेंगे, है ना। फर्स्ट 33 का पहला वाला, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। RFO है बेटा, परचेज कैरिज इनवर्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख, जिसमें इंक्लूडिंग वेजेस 60,000 है। तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट होंगे, लेकिन 60,000 रुपए जो वेजेस है वो डायरेक्ट होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 और एवरेज इन्वेंट्री दिया है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख दूं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो क्या होगा, जीपी अपॉन सेल्स, सेल्स यानी कि कौन सी, नेट इंटू 100। नेट सेल्स को ही अपन बोलते हैं RFO। तो ये तो अपने को दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है सेल्स में से COGS को माइनस कर दूं। COGS क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट,
तो COGS कैसे निकलता है, सब करवा रखे मैंने क्वेश्चन, है ना। COGS कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो एक ट्विस्ट और है, इन्होंने हमें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है, 60,000, और क्लोजिंग नहीं दी बेटा, एवरेज इन्वेंट्री दे दी। एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी, 80,000। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेंट्री निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैं लिख देती हूं 80,000, ओपनिंग की जगह 60,000, क्लोजिंग पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर आ जाएगा बेटा, 80 और 2 1,60,000 हो गया, इजिकल टू 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, 1,00,000 आ गई आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम क्या कर रहे हैं, हम ओसवाल के सैंपल पेपर्स कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, चैप्टर के PYQs कंप्लीट कर लिए, तो छोटी छोटी बातें सब दिमाग में रखनी है ना। फिर चलिए क्लोजिंग आ गई, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 60,000। परचेस क्वेश्चन में से देखो कितना है, तो परचेस क्वेश्चन में देख रही हूं 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक कैरिज इनवर्ड है 50,000 के, और एक वेजेस कितने की है, 60,000। जो 1,00,000 एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है उसमें 60,000 वेजेस के हैं, तो सिर्फ वेजेस लेना है ना। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली अभी 1,00,000। आंसर निकालो कितना आएगा, 60 और 60, 1,20 और 50, 1,70, 1,70 में से 1 चले गए तो बचे सिर्फ 70,000, और 3,60 में 70 जोड़ दिए तो 4,30,000। ठीक है, 4,30,000 क्या आ गया हमारा, COGS। हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, सेल्स क्वेश्चन में कितने की दे रखी है, सेल्स 10 लाख की दे रखी है, तो सेल्स 10 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 4,30,000 जो माल हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट 430 है, उसको बेच रहे हैं 10 लाख में, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा, 5,70,000 का प्रॉफिट हुआ। फॉर्मूले में रख दो, 5,70,000 डिवाइडेड 10 लाख इंटू 100, 57% आंसर होगा। आया 57। सिर्फ पहले ये निकाला क्लोजिंग, फिर फॉर्मूले में देखो। क्वेश्चन में रेशियो का बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, एक सिंपल आता है, एक थोड़ा सा, और करंट, लिक्विड, डेब्ट टू इक्विटी, मैंने आपको कहा है कि रेशियो में 1:100 तो बहुत अच्छे से कर लेना, और ROI, बस इतना ही करना है, इसमें काम हो जाएगा। ये 33 का और देखते हैं, 33 का और थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो बन जाएगा। कब, जब आप ये देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, टैक्स रेट वॉज 20%, इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज 10 लाख, and nominal value of debenture amounted to 25 lakh, assuming the only debt of the company, मतलब हमने सिर्फ 25 लाख के डिबेंचर्स ही ले रखे हैं। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको निकालना है रेट ऑफ डिबेंचर, ये आपको फाइंड करना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट 6 लाख है, ये टैक्स के बाद का है। टैक्स कितना परसेंट है, 20%।
यानी कि ये वैल्यू जो दे रखी है वो कितने परसेंट है, 80। टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट है 6 लाख, तो टैक्स के पहले कितना होगा, तो मैं क्या करूं, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 0 और इसको काटू, 2 4 जा 2 5 जा, फिर मैं 4 से काटूं, 4 1 जा 4 5 जा, ये आया 15 5 जा 7,50,000। मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इतना क्लियर हुआ, यानी कि टैक्स लग रहा है 1.5 लाख रुपए। 6 लाख टैक्स के बाद का है, टैक्स के पहले 7.5 लाख है और 1.5 लाख रुपए टैक्स लग रहा है। इतना क्लियर है। अब हमने ये क्यों निकाला, तो सुनिए, ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है 10 लाख रुपए। क्वेश्चन में अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे रखा है कितने रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि 25 लाख के अपने डिबेंचर्स हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको दे रखा है 10 लाख रुपए। ये कब आएगा, जब मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दो चीजें जोड़ दूं, एक टैक्स और एक इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट, फिर से देखना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दे रखा है। ये कब निकलेगा, जब मैं आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट को प्लस कर दूं, तो मेरा एनपी बिफोर निकल जाएगा। की बात समझ में आई। मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया है और मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर भी दिया है, दोनों प्रॉफिट दिए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दिया है। तो भाई बिफोर निकालने के लिए आफ्टर में दो चीजें प्लस करनी है। तो ये मेरे पास है कितना, 6 लाख। टैक्स है, हाँ है 1.5 लाख। सिर्फ मेरे पास एक चीज नहीं है, इंटरेस्ट, बाकी मेरे पास सब है। प्रॉफिट में टैक्स घटता है, इंटरेस्ट घटता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर निकलता है। मेरे पास आफ्टर भी है और ये दोनों चीज घटाने के पहले मेरे पास की कंडीशन भी है 10 लाख। तो मैं यहां से क्या निकाल सकती हूँ, इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है। 6 और 1.5 कितने हुए, 7.5 प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यही रहने दो। ये 7.5 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, मतलब 2.5 लाख इंटरेस्ट दे रही हूं। 2.5 लाख इंटरेस्ट किस पे दे रही हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूम करना है कि 25 लाख के हमने डेप्ट ले रखे। तो भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यदि मुझे निकालना हो तो डिबेंचर्स इंटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, यही होगा। तो डिबेंचर्स मेरे 25 लाख के हैं, क्वेश्चन में दिया है। रेट मुझे पता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट में निकाल चुकी हूं 2,50,000। तो रेट 2 0 से 2 0 कैंसल, रेट इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 25123, 10%। दैट विल बी आंसर। फिर से समझाऊं, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया था आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट सिर्फ आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब 6 लाख रुपए 20% टैक्स कटने के बाद है। तो 20% टैक्स कटने के पहले कितना था, 7.5 लाख। यानी कि ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 80%। तो इसको कितना बनाया बेटा, 100%। आप चाहो तो डायरेक्ट टैक्स भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट टैक्स निकालना हो तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 भी कर सकते हो डायरेक्ट।
ये वैल्यू 80% की है, 20 निकालो, क्योंकि मुझे एनपी आफ्टर दिया है। मैं यदि इसमें टैक्स और इंटरेस्ट प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, बिफोर। मेरे पास बिफोर दिया है, मेरे पास टैक्स निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ। इंटरेस्ट निकाल लिया तो मुझे पता पड़ गया कि 25 लाख पे 2.5 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है, नहीं कि 10%। इस क्वेश्चन में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूछा है कि कितना परसेंट डिबेंचर पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10%। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो। और अभी देखा जा रहा है कि कैश फ्लो पूरा ना बनाते हुए वो लोग एक्टिविटीज पूछ रहे हैं ना। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी है। ठीक है, तो हम दोनों करते हैं। उसके पहले हमें फॉर्मेट आना चाहिए कैश फ्लो का। मैंने कैश फ्लो के भी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, और यदि आप टीएस अग्रवाल से पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, 43 से 53 के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़िएगा। 43 से 53 आप क्वेश्चंस कर लोगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए 34 लास्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर प्लस, लास्ट ईयर माइनस, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज, ट्रेड पेबल इंक्रीज डिक्रीज, गुडविल अमोर्टाइज होगी तो प्लस, और इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टिंग में जाती है। यदि गुडविल बढ़ती है तो हम परचेज ऑफ गुडविल करके कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग। अदर इंफॉर्मेशन, प्रपोज डिविडेंड दिए हैं 2 साल के, तो कौन सा वाला लेते हैं, लास्ट ईयर। ठीक है, फिर बी, तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएं फिर बी पार्ट करेंगे। चले, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यही लिखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट सिखाया है आपको, जिसमें अपन 4 चीजें जोड़ते हैं लगभग, ट्रांसफर टू रिजर्व, एक्स्ट्रा लॉसेस, और डिविडेंड कर लास्ट ईयर, और टैक्स करंट ईयर। सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसके लिए क्या करते हैं हम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। याद आया? चलो, क्लोजिंग कितना है देखो क्वेश्चन में बेटा, क्लोजिंग 5 लाख है और ओपनिंग 6 लाख है, माइनस में आंसर आएगा 5 माइनस 6, है ना, 24 और 23 दे रखा है, तो 1 लाख रुपए माइनस में आया। फिर क्या जोड़े, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा वाला बेटा, करंट ईयर। और डिविडेंड है, डिविडेंड पेड लेना है हमेशा, लास्ट ईयर वाला, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, है ना। और यही लास्ट ईयर यहां प्लस होता है और फाइनेंसिंग में जाकर क्या होता है, माइनस। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर देखो बेटा क्वेश्चन में कितना है, 1.20, और डिविडेंड लास्ट ईयर का देखो 1.50। 1 लाख तो ये माइनस हो गया, 20 बचा और 1.50, 1,70,000। ये आ गया हमारा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या लिखेंगे ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले एनपी लिखो, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,70,000। अब इसमें क्या जुड़ते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए। क्या क्या आता था यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन करंट ईयर, और गुडविल अमोर्टाइज्ड होती है तो पेटेंट अमोर्टाइज, गुडविल राइट ऑफ होती है,
याद आया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, गुडविल। गुडविल देखो पहले 2 लाख की थी और बाद में कितने की हो गई है, 150। 50,000 रुपए से गुडविल कम हो रही है। गुडविल राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ लिख दो, 50,000 रुपए से। ये हो गया 2,20,000। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अपन कितनी चीजें प्लस करते हैं, 2 चीजें प्लस और 2 चीजें माइनस। प्लस कौन सी करते हैं, एड, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसका उल्टा बताओ, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। राइटिंग पे मत जाना, मैं सिर्फ ये चाह रही हूं कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो को फिनिश करें, क्योंकि आपका टाइम कम से कम लगना चाहिए ना। फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यही होता है। चलो अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से कितने हो रहे हैं, 2,40,000। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट 2 लाख से 2,40,000 हो रहे, 40,000 से बढ़ रहे, यानी कि इंक्रीज, माइनस में आएगा 40,000 रुपए माइनस। फिर अगला बढ़ो, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, 150 से 2 लाख हो रही है, 50,000 रुपए से लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये यहां आ गया। कितना हुआ बेटा, 270। 270 में से फिर 40 गए, 2,30,000। यही हो गया। ठीक है, अब क्या करें लास्ट में, इसको क्या बोलते थे हम, कैश जनरेटेड। क्या बोलते थे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसमें हम लास्ट माइनस करते थे टैक्स पेड, और रिफंड हो तो माइनस करके। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 दे रखे हैं आपको, देखो करंट ईयर का तो अपन 1,20 प्लस कर दिया, और लास्ट ईयर का 1 लाख क्या होगा, माइनस। तो 1 लाख रुपए माइनस हो गया, 1,30,000। ये आया हमारा। प्लस में आता है तो क्या बोलते हैं, इन फ्लो, और माइनस में आता है तो आउटफ्लो, 1,30,000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप, मशीन की कॉस्ट 50 है, बुक वैल्यू 40, 10 का डेप लगेगा। वॉज लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32,000 वॉज रिसीव्ड। सॉरी, डेप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। और एक और पार्ट ऑफ मशीनरी है कॉस्टिंग 250, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। इसके लिए आपको पहले अकाउंट बनाना होगा, ध्यान से समझना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल था, ये तो सिर्फ एज अ प्रैक्टिस थी। अब जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेट बनेगा, और पता इसमें स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे 2 एसेट्स बेच रहे हैं, 2 पार्ट। एक पार्ट का डेप तो दे रखा है, दूसरे पार्ट का डेप नहीं दे रखा है। देखो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप बनाते हैं। चलो, एक्यूमुलेटेड डेप क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है, यहां से, यहां ओपनिंग, यहां क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप का बेटा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2023 वाला 4 लाख, और क्लोजिंग दे रखा है 6,50,000। अधिकतर क्वेश्चन में होता था ओपनिंग, क्लोजिंग, और एक यहां लिख देते थे टू डेप
ऑन सेल ऑफ मशीन या फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। और हम इनको जोड़ के इसको माइनस कर देते थे, तो यहां आ जाता था करंट ईयर का डेप। ऐसा होता था। बट यहां पे मुझे करंट ईयर का डेप ऑलरेडी दे दिया है 3,50,000। फिर और मुझे फर्स्ट पार्ट जो में मशीन है 50 की, जिसकी बुक वैल्यू हो गई है 40, मतलब उस पर डेप कितने का लगा है 10। आप वर्किंग नोट में देखो, मशीन की वैल्यू है 50, मशीन की कॉस्ट है 50 और बुक वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट कितने की दे रखी है 50 और बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 40, मतलब इस पे कितने का डेप लगा है, तो 50 से 40 की हो रही है, मतलब 10 का डेप हो रहा है, ठीक है। ये 10 का डेप लिख दिया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे देखो बेटा, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 250, एक और पार्ट है मशीन का, ये 250 का है, इस पे भी तो डेप लगा होगा, जिसको हमने 20,000 के लॉस पर सेल किया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 250 से 20,000 के लॉस पे करा, 230 लिख देंगे, नहीं, यहां पर भी तो डेप लगेगा। ये मशीन का एक टुकड़ा है फर्स्ट पार्ट, ये मशीन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 50 का था, 10 का डेप लगा, 40 बुक वैल्यू है, और इस पे क्या हुआ, लॉस बाय फायर हुआ है, मतलब आग से जल गया, और इंश्योरेंस क्लेम से हमें 32 मिले, ये इंश्योरेंस क्लेम से मिले। तो हमने माल असेट्स बेची हो या जल गया हो, पैसा मिला हो, एक तरह से सेल ही होगा, और 8,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। इसका हमें यहाँ का डेप निकालना है। ये कैसे पता चलेगा, यहां से, ये एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस है, ये टोटल डेप है, उसमें से एक मशीन का डेप ये है, तो जो बचा हुआ है वो डेप ऑन सेल ऑफ मशीन, सेकेंड वाली मशीन का डेप मुझे यहां से पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, 4 और 3 7,50,000, जिसमें से 6,50,000 और 6,60,000 माइनस होंगे तो 90,000, ये बना एक्यूमुलेटेड डेप। फिर से समझाती हूं, ओपनिंग, क्लोजिंग, टोटल डेप करंट ईयर का दे रखा है, एक मशीन का डेप हमने दे रखा है, दूसरी का हमने निकाला। अब बनेगा मशीनरी अकाउंट, मशीन ही है ना बेटा क्वेश्चन में, दूसरा कौन सा बनेगा, मशीनरी अकाउंट, है ना। अब देखो मशीन क्या होती है, असेट्स, असेट्स का टू बैलेंस बीडी, इधर आता है ओपनिंग, इधर आता है क्लोजिंग, फिर परचेस प्रॉफिट लॉस सेल डेप, यही याद करवाया मैंने, लॉस सेल डेप। तो पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख, क्लोजिंग लिख दो 28 लाख। अब क्या लिखना है, अब पहली मशीन को पकड़ते हैं, पहली मशीन को कितने में बेचा नहीं, मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिला हमें 32,000, तो यहां लिख दू बाय बैंक, और किस चीज का, इंश्योरेंस क्लेम 32। लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑन फायर बाय फायर 8, इस पे डेप कितने का लगा, यहां से ये 2 डेप है, ये बाय में जाएंगे, तो यहां लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप 10। ये कौन सी मशीन का काम हो गया, फर्स्ट मशीन का डेप, फर्स्ट मशीन का लॉस, फर्स्ट मशीन का कितने में बेचा। अब ऐसी सेकेंड, तो सेकेंड मशीन पे देखो कॉस्ट थी 250 की,
90 का डेप लगा, तो 15 में से 9 गए, 6, 1,60,000। 20,000 के लॉस पे बेचा है, 20,000 का लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा? 1,40,000 में। प्रॉफिट पे बेचेंगे तो प्लस करना, लॉस पे बेचेंगे तो माइनस करना। मतलब सेकेंड मशीन को हमने 1,40,000 में बेचा है। फिर लिखो बाय बैंक, ये सेकेंड मशीन 1,40,000 में बेचा है। फिर लॉस लिखो, लॉस ऑन सेल। ये हमने जो किताब में किए हैं वो एक एक मशीन के किए, जबकि सैंपल पेपर में 2 मशीन दे दिए, तो दोनों मशीन का सेम ही करना है, सेल लॉस डेप। तो सेल है 1,40,000, लॉस है 20 और डेप है 90, एक्यूमुलेटेड डेप। हो गया, बस यही करना था। क्या क्या किया? सेल लॉस डेप, सेल लॉस डेप। अब जोड़ें, 32,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 28 लाख, 31 लाख। ये आ गया आंसर, 31 लाख में से 20 लाख गए, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आया है सॉरी, ये आया हमारा परचेस। हम मशीनरी अकाउंट ये सब क्यों बनाते हैं? देखो, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती हैं, किसी को बेचा, किसी को प्रॉफिट पे बेचा, किसी को लॉस पे बेचा, कोई नुकसान हो गया। फाइनली पूरे ईयर में मशीनें कितनी खरीदी गई और कितनी बेची गई, ये सब हम कौन सी एक्टिविटी में लिखते हैं? इन्वेस्टिंग। यहां छोटा सा बनेगा, मेन ये था, ये तो बहुत सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमने कितनी मशीनें बेची? अब ये बेची नहीं है, ये इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला है, ठीक। एक तो 32,000 रुपए हमारे पास आए, 1,40,000 हमारे पास आए। पहले जो जो सेल है वो लिख दो, फिर जो परचेस है वो माइनस कर देंगे। तो मेरे पास सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम से पैसा आया 32,000 का, ये फर्स्ट मशीन। सेकेंड मशीन को मैंने सेल कर दिया, उससे मेरे पास पैसा आया, ये मेरे पास आया। गया कितना? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी है, परचेस किया, परचेस करने से पैसा गया, परचेस ऑफ मशीनरी। यही करते थे इन्वेस्टिंग में, जितना सेल किया है प्लस और जितना परचेस किया माइनस। तो 1,40,000, 11 लाख में से 1,40,000 और 32,000 माइनस कर दिए तो 9,28,000 कैश आउटफ्लो हुआ। ये आंसर आ गया। कैश यूज्ड भी लिख सकते हैं, आउटफ्लो भी लग सकते हैं, फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। 90 कैसे निकला? एक्यूमुलेटेड डेप से। मशीन के 2 पार्ट हैं, एक आग से जल गई थी, एक को मैंने बेचा, दोनों के डेप निकालना है, दोनों के डेप 2 में आएंगे और यहाँ पे बाय में। अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ओसवाल सैंपल पेपर फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, 4 पार्ट में किया है, क्योंकि एक साथ पूरा करती तो 3 से 4 घंटे लग जाते। फिर भी आपको चारों वीडियोस 1-1 घंटे के मिले हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी 7, 8 भी आपको मिल गया, अब 9 करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहना है। नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए। सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट टू मी।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।